हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है हमारी और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र। उसी में हमारा चैप्टर नंबर 3 आपका प्रारंभ हो रखा है। जो हम लोग बैंक और आपके मुद्रा को देख रहे हैं, आज हम चैप्टर का अंतिम रूप कर देंगे। क्लियर है? और उसके साथ हम लोग इस जो है चैप्टर को समाप्त करने के बाद फिर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग उसमें आगे बढ़ जाएंगे और एक एक करके जो सारी चीजें हैं उनको हम लोग गौर करके हम लोग सारी चीजों को देखेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जितना हमने अब तक पढ़ा है इसको पूरा किया है, इसमें कोई आपका डाउट है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना जो क्वेरी है या क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग अपने रिवीजन का जो क्रम है वो बरकरार जारी रखें, क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके आपकी क्लासें निकलती रहेंगी, चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी। आप अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने एक बहुत बड़ा टास्क के रूप में काम मिल जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए आप अच्छे से, एक बार नोट आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा कि साख निर्माण सूत्र मैंने आपको जो बताया था, कितने बच्चों ने ऐसा है कि घर पर जाकर उसको प्रिपेयर किया है? देख लिया? चलिए अब इसी के साथ नए पेज पर नई चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं उन्हें हमको देखना है, उन्हें हमें गौर कर कर बात करना है। और वो है आपका और हम जो इसके कार्य हैं उन कार्य को हम लोग आपका गौर करके इसमें देखेंगे। तो जो पहला बिंदु है उस पहले बिंदु के साथ ही हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। कैसा है? सर्वोच्च बैंक है जो देश की पूर्णतः बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, जो देश की पूर्णतः बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। क्या करता है? देश का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको पूर्णतः आपका नियंत्रित करता है। ठीक, ध्यान रहेगा। केंद्रीय बैंक का कोई मानक परिभाषा नहीं है। क्या कह रहे हैं? केंद्रीय बैंक की कोई मानक परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा इसके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर दी जाती है। कह रहे जिस तरह के कार्य संपन्न करती हैं
उसी के आधार पर इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो दी जाती है। कॉपी करिए। देख लिया आप लोगों ने कि मतलब जैसा ही इसकी वर्किंग होगी, जैसे कार्य आपका संपन्न करेगा, उसी के अनुरूप हम इनका जो नाम है वो हम कर सकते हैं, इनका नामकरण। क्लियर है? चलिए बाद में कॉपी कर लीजिएगा, पहले मैं लिख देता हूं। ये लाइन एक पेज और लिख लीजिए। कह रहे हैं भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में रिजर्व बैंक, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। लिखिए। फिर मैं इसके जो केंद्रीय रिजर्व बैंक के जो आपके निम्न कार्य हैं, उन कार्य को मैं आपको एक एक करा के आपको लिखवाऊंगा। ठीक, पहले इसको कॉपी कर लें, 30 सेकंड का समय दूंगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले पेज की तरफ। हो गया बच्चों? चलिए इसको करिए। इसी में देखना है आरबीआई के निम्नलिखित कार्य। क्या देखना है? आरबीआई के निम्नलिखित कार्य। तो पहला कार्य लिखिए जो इंपॉर्टेंट है, नोट जारी करने पर एकाधिकार। दूसरा देखिए, सरकार का बैंकर है ये, तथा सलाहकार भी है। कैसा है? सलाहकार है। इसका आगे ध्यान रखना क्या है? बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी है। कैसा है? बैंकों का पर्यवेक्षी है। और अंतिम कैसा है? ऋण ऋणदाता है। साख मुद्रा
का आपका नियंत्रण करता है, उसका क्या है, नियंत्रक है। और दूसरा देखिए, देश में विदेशी कोषों का संरक्षक है। और समाशोधन गृह कार्य है। तो ये इसके सारे आरबीआई के फंक्शनल बॉडी हैं, जो ये काम करता है, इस तरह का वर्किंग बॉडी है। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको अगले पेज पर जो है और बहुत सारी चीज दिखाऊंगा कि ये बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है। ठीक, फिर उसके बाद हम बैंकिंग नॉन बैंकिंग में अंतर देखेंगे, फिर उस पर हम लोग अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूं पूरे इस पेज को, फिर नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाऊंगा मैं। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पर और लिखते हैं कुछ और चीजें। पहला है रेपो रेट। वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है। कैसा है? अल्पकाल के लिए जो है आपका ऋण देता है, उसे रेपो दर कहा जाता है। लिख लीजिए, फिर उसके बाद लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में आरआर होता है। वैसे वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक को पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करते हैं,
जमा करते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जमा करने पर जो पैसा मिलता है। मिला ब्याज को कहा जाता है। लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, आरआरआर कहते हैं इसको। ये क्या होता है? प्रत्येक, जो भी आपका व्यापारिक बैंक है, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को व्यापारिक बैंक को अपने पास कुल जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास कानून जमा करना कानून जमा करना होता है। इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, इसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की वाणिज्यिक बैंकों की
तरल संपत्ति, तरल परिसंपत्ति होगा, तरल परिसंपत्तियों से है जो अपनी कुल जमाओं का या कुल जमाओं के न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता है या आवश्यकता होती है। इसको लिखिए। फिर इसके बाद लिखेंगे बैंक दर। बैंक रेट क्या होता है? हो गया? चलिए आगे बढ़िए। तो लास्ट जो हमारा बचा है बच्चों नोट, वो आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पे है आपका बैंक रेट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बताइए क्या होता है बैंक रेट। तो ध्यान रखिए, जिस दर पर देश की केंद्रीय बैंक कह लीजिए, आरबीआई कह लीजिए, देश की केंद्रीय बैंक लिख देता हूं, चलो मैं केंद्रीय बैंक, जो हमारी वाणिज्यिक बैंक होती हैं, जो हमारी कमर्शियल बैंकें हैं, वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देती हैं, क्या है, जो आपका ऋण देती हैं तथा जिस दर पर दिया जाता है उसे बैंक दर यानी कि बैंक रेट कहते हैं। मान लीजिए आपने टी बिल लिए हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, आपने कुछ टी बिल लिए हैं और जब आपको टी बिल लिए हैं तो आपका टी बिल की मैच्योरिटी पीरियड मान लीजिए आपका 10,000 रुपए था, और 10,000 रुपए के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद जब आप उसको मैच्योर कराओगे टी बिल को, तो वो टी बिल आपको 12,000 में हो जाएगा। तो ये जो होगा, ये सारे टी बिल्स जो हो जाएंगे, इसी तरह से इसको मेंटेन करते हैं। एक बार देख लीजिए, और मेरी तरफ से चैप्टर समाप्त है मेरे प्यारे बच्चों। अब तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलना है, तो एक बार से अच्छे से गौर करके आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई किसी प्रकार का डाउट बनता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आए मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए। आपकी करेंसी क्या होती है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, काम क्या है आपकी करेंसी का, उसको हमने देखा। बैंक की क्या वर्किंग प्रॉपर्टी है उसको हमने समझा,
और केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के कौन कौन से फंक्शनल आपकी बॉडी हैं, किस तरह से काम करती हैं, जितना हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने देख लिया। अब एक चीज मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं होमवर्क के लिए, जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की नीति। आप इसको बहुत अच्छे से कहीं से भी आप गूगल से करिए, आप अपनी बुक में लिखा है इसको, आप इसको लास्ट लिखना है, लगभग 30 से 35 शब्द में हो जाएगा या 20-25 शब्द में। इसको लिख लीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। और मेरी तरफ से पूरा चैप्टर समाप्त है। किसी का कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है तो आप मेरे प्यारे बच्चों मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।